नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। बेशक पढ़ाई आपके मजे नहीं ले रही होगी। तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो को जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की ही डिमांड पर मैं इसी कड़ी का अगला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कुछ नए तरीके हैं जिनके आधार पर आप अपना उत्तर सही कर सकते हैं, आप अपना उत्तर सही ढूंढ सकते हैं, आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अच्छा, किसी एक दोस्त का कहना था कि सर आप ना सिर्फ सीटी के क्वेश्चन लेके आ रहे हो, दम है तो आईएएस वाईएएस के कोई क्वेश्चन उठाओ तब माने। तो दोस्त, तेरी डिमांड पर पहला क्वेश्चन ही यूपीएससी 2017 का है, जो आईएएस प्री में पूछा गया है। तो दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से अपन सोल्व कर लेंगे। देखो देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान देना है कि इसमें दो बातें की गई है। एक है कि सिंधु घाटी सभ्यता, एक किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और दूसरी बात है ऋग्वैदिक कालीन आर्यों के बारे में, ऋग्वेद कालीन आर्यों के बारे में। इन दोनों के बारे में बात की गई है। इसके बारे में कहा गया है कि इन लोगों की संस्कृति के बीच जो अंतर संबंध है उनका बारे में आप सही कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों, पहले आप इस बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, जो आपकी 10वीं क्लास की किताब है, उस किताब का बेसिक नॉलेज समझ लेते हैं। देखो, आप सब जानते हो कि ये सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई थी और ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता बाद में आई थी। दूसरी बात, आप ये चीज भी जानते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का कोई नॉलेज नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे का, न तो लोहे का पता था, न ही इनको घोड़ों के बारे में कोई जानकारी थी। इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, तांबा के बारे में इन लोगों को अच्छे से पता था और तांबा के हथियारों का यूज भी किया करते थे। इन लोगों को लोहे का भी पता था, घोड़ों का भी पता था, तांबे का भी पता था, सोने का भी पता था, चांदी का भी पता था। इन दोनों के बीच में आप ये बेसिक जानकारी जो आपकी 10वीं क्लास की बुक में मिल जाती है। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन, कोटेशन क्या क्या है। 3 कथन इनमें। एक है ऋग्वैदिक कालीन आर्य, एक तो कवच और शस्त्रासन, मतलब कि जिसे अपन हेलमेट बोलते हैं, का उपयोग करते थे। पता नहीं, करते होंगे। आगे चलो, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। भगवान जाने ये ऑप्शन कहां से उठा है। आप मोटे मोटे ग्रंथ, चारों वेद भी पढ़ लोगे ना, तो भी आपको ये चीजें कहीं दिखाई नहीं देगी। चलो, अपने को क्या है, आगे बढ़ो। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को सोने, चांदी और ताम्र का, सही बात है, सोने, चांदी और ताम्र का पता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का पता था। केवल ताम्र और लोहे का। देखो, तांबे का तो पता था, लेकिन लोहे का इन लोगों को इल्म ही नहीं था, पता ही नहीं था। तो पहली बात, अपना ये दूसरा कोटेशन तो गलत हो गया साहब। अब देखो, एक काम करो कि जिस ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शनों में जिन ऑप्शनों में कोटेशन 2 है, 2 ऑप्शन में उनको तो डिलीट करो। देखो, डी में ऑप्शन 2 है, डिलीट कर दो। अच्छा, सी में तो नहीं है, अच्छा बी में है, इन 2 को भी डिलीट कर दो। अब अपने 2 ऑप्शन तो डिलीट कर दिए, अब अपने पास में बचे हैं 2, केवल एक और 3। अब अपने को एक का तो पता नहीं है, क्या पता सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगला देखो, तीसरा कोटेशन पढ़ो। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था। सही बात है, ये लोगों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोगों ने इस पशु को जानते भी थे। सही बात है भाई, प्रमाण ही नहीं मिले तभी तो अपन कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी। तो आपको ये तीसरा कोटेशन तो आपका सही है, मतलब कि जिस कथन में, जिस ऑप्शन में तीसरा कोटेशन है, उसको, इसमें 3 है क्या, नहीं है, तो
3 किसमें, इसमें। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से 10वीं क्लास की नॉलेज के आधार पर आप इसको सही कर रहे हो। तो दोस्तों इस आधार पर आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम के क्वेश्चन को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आप सही कर सकते हो। देख भाई, एक बात पल्ला गांठ बांध ले कि पढ़ने का विज्ञान अलग होता है और पेपर देने का अलग विज्ञान होता है। और यदि तुझे अपने आप को इस भीड़ से अलग करना है, अपने आप को इस भीड़ का हिस्सा बनने से रोकना है, तो इन दोनों विज्ञान के बीच में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। इन दोनों विज्ञान को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब तो बेड़ा पार है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रातें काली कर रहे हैं। लेवला शाम का 10 रुपयों को दूध, ऊपर देसाई को बंडल, और सारी रात सुबह 4 बजे तक 80 साल का डोकरा की जान दे टांग पर टांग और बीड़ियाँ चुपबो कर ला, और फिर सुबह 4 बजे तक पढ़बो कर ला, और फिर 11 बजे तक ओगड़ की जान पड़े रहे होला। गाँव में बेटी जीजी लोगन के वो करे जे कि मारा छोरो तो पढ़ आँखें काली कर लियो, चश्मा लागी, लेकिन मारा छोरा को तो कभी नंबर ही ना हुआ। फिर बालाजी के जाओ ली और बालाजी से अरदास कर ली, हे बालाजी महाराज झाँको मारा चोरा कने की भी झाँक के बेटा हूँ, बालाजी ता कने झाँक्यो। कुआड़े से कपड़ा धोला और गणेश जी सहाय करो, गणेश जी सहायता करेंगे। तो आपको इस परीक्षा की रणनीति समझना पड़ेगा, इस परीक्षा की स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी, तब जाकर तो कोई ठीक है। वरना फिर जैसे आज पहले भी देते हो आगे भी देते रहना। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को, इतने जटिल क्वेश्चन को अपन ने बड़ी ही आसानी से ये किया। और देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। आप राष्ट्रपति शासन तो जानते हो कि राज्य की सरकार विफल हो जाती है और राज्य की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, इतना आप सब जानते हो। एक बात बताओ, यदि केंद्र के अंदर, केंद्र में सरकार है बीजेपी की, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और राज्य में भी, राजस्थान या किसी भी राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, आप एक बात बताओ कि यदि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो क्या यह सरकार इस सरकार को भंग करने का प्रयास करेगी? यदि ऐसा होता तो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं होती, ऐसा होता तो खरीद फरोख्त नहीं होती एमएलएज की। तो इसका मतलब है कि केंद्र में अलग सरकार हो और राज्य में अलग सरकार हो। ऐसी स्थिति में दूसरी ओर आप सब जानते हो, मोदी जी का गला दुखने लग गया होगा, पिछले 8 साल से दबा दबा के कह रहे हैं आप लोगों को कि कांग्रेस ने केंद्र में 67 साल तक राज किया है, कांग्रेस ने इस देश में 67 साल तक राज किया है। तो वो राजस्थान की तो बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो किसी राज्य की भी बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं कि केंद्र में 67 साल तक कांग्रेस सरकार ने राज किया है। और दूसरी बात, आप ये पढ़ते हो, जब अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री पढ़ते हो, तब मोहनलाल सुखाड़िया का पढ़ते हो कि इन्होंने सर्वाधिक, इनका काल राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, ये भी बात सही है। और भैरों सिंह शेखावत के बारे में पढ़ते हो कि इनका कार्यकाल, इनके बारे में पढ़ते हो कि भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ओके जी, आप ये सब जानते हो। अब देखो, आप बताओ, ये केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार है, तो इसका मतलब है कि यदि केंद्र सरकार को मौका मिलेगा तो राज्य सरकार को खत्म करने का या राज्य की सरकार को भंग करने का प्रयास करेगी। सिंपल सी बात है। अब आप जानते हो कि भैरों सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और दूसरे ये तीनों, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर और मोहनलाल सुखाड़िया, तीनों के तीनों कांग्रेसी मुख्यमंत्री है। तो ये कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के काल में तो राष्ट्रपति शासन लगाने से रहे, इन तीनों के कार्यकाल में तो राष्ट्रपति शासन लगाएंगे नहीं। तो बचा कौन? भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए। तो इस नॉलेज के आधार पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। और देखो, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि
चित्रकला का चैप्टर है, क्वेश्चन है। और साहिबदीन के बारे में पूछा गया कि ये एक चित्रकार था साहिबदीन नाम करके, और मेवाड़ के किस शासक के कार्यकाल में रहा था या किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। एक बात बताओ, यदि आप लोगों ने चित्रकला का पहला पन्ना भी पढ़ा होगा ना, पहला पन्ना, और पहला पन्ने में पहला पैराग्राफ भी पढ़ा होगा, तो साफ साफ लिखा है कि राजस्थान की चित्रकला का विधिवत विकास महाराणा प्रताप के काल से शुरू होता है। किसके काल से शुरू होता है? महाराणा प्रताप के काल से शुरू होता है। और महाराणा प्रताप ने चावंड से इस चित्रकला की शुरुआत की है, जानते हो। और महाराणा प्रताप के काल में एक ही चित्रकार मिलता है नासिरुद्दीन नाम करके। कौन चित्रकार है? नासिरुद्दीन। अब महाराणा प्रताप जब स्वर्ग सिधारे तो अगला इनका उत्तराधिकारी बना अमर सिंह। कौन बना? अमर सिंह इनका उत्तराधिकारी बना। अब अमर सिंह उत्तराधिकारी है, नसरुद्दीन भी इनके कार्यकाल में हो जाएगा, है ना। ऐसे तो थोड़ी है कि महाराणा प्रताप चले गए तो नसरुद्दीन भी साथ के साथ, चलो महाराणा प्रताप मैं भी आपके साथ में चलता हूं, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि नासिरुद्दीन के कार्यकाल अमर सिंह के कार्यकाल में भी रहा, नासिरुद्दीन अमर सिंह के कार्यकाल में भी रहे हैं। तो पहली चीज कि अमर सिंह के कार्यकाल में तो महाराणा प्रताप ये नासिरुद्दीन रहा है, तो साहिबदीन तो नहीं रहेगा। तो पहला ऑप्शन अपना ऐसे कट जाता है। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन देखो, दो ऑप्शन और है अपने, तीन ऑप्शन और है अपने पास में कि एक तो है महाराणा कुंभा, एक है अपने पास में महाराणा कुंभा, एक है जगत सिंह प्रथम और एक है राज सिंह प्रथम। महाराणा कुंभा ने बहुत सारे किले बनवाए, बहुत सारे युद्ध किए, लेकिन चित्रकला के बारे में, चित्रकला के विकास में इनका कोई विशेष महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है। अपन कहीं पर भी महाराणा कुंभा के बारे में या चित्रकला के बारे में नहीं पढ़ते हैं, और न ही राज सिंह के बारे में पढ़ते हैं। राज सिंह ने चाहे और भले ही काम किए हो, है ना, औरंगजेब के खिलाफ उन्होंने युद्ध अभियान छेड़ा हो, टीका दौड़ छेड़ी हो, 52 हिंदू मूर्तियों को बचाया होगा उन्होंने हिंदू राजकुमारियों की भी सुरक्षा की, लेकिन चित्रकला के बारे में इन दोनों का कोई विशेष योगदान नहीं दिखाई देता अपने को चित्रकला में। इन दोनों का तो अपन चित्रकला में विशेष तौर पर नाम ही नहीं पढ़ते हैं। तो अमर सिंह के कार्यकाल में ये रहा नहीं, इन लोगों ने चित्रकला में कोई विशेष योगदान दिया नहीं, तो बचा कौन अपने पास में? महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह के कार्यकाल में साहिबदीन नाम का चित्रकार हुआ करता था, ठीक है। तो इस आधार पर अपन इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि यार जीके का करवा रहा है, निकम्मा, एक बार कोई और सब्जेक्ट का ही करा दे, इंग्लिश का भी। तो इंग्लिश का लेकर आया हूं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बेसिक आधार पर। देखो, आपने टाइम ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ा होगा। टाइम ऑफ प्रीपोजिशन में क्या है कि मान लो कि आपके पास में कोई कैलेंडर है। सपोज करो कि आपके पास में एक कैलेंडर है और कैलेंडर में आपको चार चीजें दिखाई देती है। एक तो सन, दूसरा महीना, तीसरा वार, तीसरा क्या दिखाई देता है? वार, और एक दिखाई देती है तारीख। तो ये दो बड़ी चीज है, सन और महीना दो बड़ी चीजें हैं, और दो वार और दिनांक दो छोटी चीजें हैं। जो ये बड़ी चीजें हैं इनके लिए तो यूज होता है इन, और जो छोटी चीजें हैं इनके लिए यूज होता है ऑन। तो आप इसमें वार ढूंढ के बताओ कि वार कहां पे है? इसमें है? नहीं है जी। इसमें है? हाँ, थर्सडे वार है। तो इसमें किसका यूज होगा? ऑन का। इसमें किसका यूज होगा? ऑन का। मतलब कि दो में एक टच करना है अपने को। दो में क्या करना है? एक टच करना है। तो देखो, दो में एक, देखो दो में सी है, नहीं है, उत्तर गलत हो जाएगा। दो में सी है, उत्तर गलत हो जाएगा। दो में सी है, उत्तर गलत हो जाएगा। अब बचा कौन सा है अपने पास में? एक ही तो बचा है, ले लो लपेटे में। तो अपना उत्तर ऐसे ये सही हो जाएगा। और भी बहुत सारी ट्रिक है ना, जिनके आधार पर आप बेसिक नॉलेज। देखो, इंग्लिश ना फील करने का सब्जेक्ट है, रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। आप इंग्लिश को फील कर करके पढ़ो, बड़ा मजा आता है,
बड़ा मजा आता है। और ये ऐसे ना बहुत सिंपल ट्रिक है, यदि आप लोगों की डिमांड रही तो मैं ऐसे पॉइंटों पर कुछ लेक्चर लेके आऊंगा, ठीक है। तो आप इस उत्तर को ऐसे लेके चले जाओ। ओके, ये क्वेश्चन है आर्टिकल से लिया गया है, 4 आर्टिकल दिए गए हैं और 4 ही कोटेशन दिए गए हैं। इनके आधार पर आप इसका उत्तर सही करने का कोशिश करो। देखो आपको एक चीज, बेसिक तो चीज पता होगी, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। तो अपन आर्टिकल को ऐसे यूज करते हैं कि कहां तो यूज किया जाता है और कहां यूज नहीं किया जाता। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है ना। आप एक काम करो कि आप वो मोदी जी कहते हैं ना कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, या राहुल जी कहते हैं, जो भी कहते हो, आप उसका सिंपल सा यूज करो। ऐसे समझो कि अपने ये मशीन है, अपने क्या एक मशीन है, और इस मशीन में आप इधर से आर्टिकल डालो और इधर से क्या निकलेगा, आर्टिकल निकलेगा। इधर से मतलब सॉरी, इधर से नाउन डालो, इधर से आर्टिकल के साथ में नाउन निकल जाएगी। अच्छा, इस मशीन में क्या है कि 4 खाने बने हुए हैं। इस मशीन में क्या है, 4 खाने बने हुए हैं और ये चारों खाने अलग अलग विश्लेषण करते हैं। एक पहला खाना है, ये देखता है कि आर्टिकल में कोई नाम, इस नाउन में कोई नाम तो नहीं है ना। यदि नाम है तो ये रोक लेगा, आर्टिकल को आगे बढ़ने नहीं देगा, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दूसरी बात, ये यूज देखता है, दूसरा खाना देखता है कि जो नाउन दी गई है वो नाउन गणनीय तो है ना, गिन तो सकते हैं ना इस नाउन को। यदि गिन सकते हैं तो आगे वाले खाने में भेजता है, नहीं गिन सकते हैं तो यहीं पे रोक लेता है। तीसरा बात, यदि गिन भी सकते हो तो ये एक और देखना है कि ये एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर है प्लूरल है। यदि एक वचन है तो ये आगे दे देता है, वरना बहुवचन होगा तो कोई 0 आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब आप बताओ, इसमें ये जो मिल्क है, ये जो आपका मिल्क है, आप इसको गिन सकते हो क्या, गणनीय क्या? यदि ये गणनीय है तो आप, यदि ये गणनीय है, यदि ये गणनीय है तो आप इसका यूज करो, है ना, आर्टिकल का यूज होगा। यदि गणनीय नहीं है तो यूज नहीं होगा। कभी कहते हो कि एक दूध लेके आ, एक गिलास का दूध लेके आ, ऐसे बोलते होंगे, एक दूध नहीं बोलते होंगे। तो देखो, आप दूध को गिन नहीं सकते तो यहाँ पे आर्टिकल का भी यूज नहीं कर सकते। तो देखो, इसमें क्या जाएगा, नो आर्टिकल। क्या जाएगा, नो आर्टिकल, मतलब कि 4 में क्या आएगा, बी। 4 में क्या यूज करना अपने को, बी। देखो देखिए, 4 में कौन कौन से में बी है, 4 में बी है, ठीक है, अपना ये उत्तर हो सकता है। 4 में सी है, मतलब कि ये तो आपका उत्तर होने से रहा। 4 में ए है, ये भी आपका उत्तर होने से रहा। 4 में बी है, इन दोनों में से आपका कोई एक उत्तर होने वाला है ना। 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन को अपन ने डिलीट कर दिया है। और देखो, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, एन एरोप्लेन, एन एरोप्लेन, एन एप्पल, बचपन से पढ़ते आए हो। तो फिर यहाँ पे क्या यूज होगा, एन होगा, यहाँ पे 0 आर्टिकल और यहाँ पे एन यूज होगा। चलो जी, देखो एन किसमें, 2 में सी आएगा, 2 में आप क्या करोगे, सी यूज करोगे। तो देखो देखिए, इन 2 ऑप्शन में, 2 में देखो 2 में डी है, मतलब कि आपका ऑप्शन डिलीट हो गया, बचा एक, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चेक भी कर लो, 2 में सी है कि नहीं है, हाँ है जी, 2 में सी है, मिल गया, आ गया आपका उत्तर। तो आप ऐसे इसको भी उत्तर सही कर सकते हो। और देखो हाँ, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, देखो भाई, है ना, स्तंभ है जो कंप्यूटर से है और ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 4 ये 5 ये टेक्निकल टर्म दी गई है और इधर इनका उपयोग दिया गया है। आप किसका यूज किस में करते हो, चलो कुछ भी लेने जाते हो आजकल तो आप लोगों की ऐसी आदत हुई है कि 1 रुपए की माचिस भी लेने जाओ ना दुकान पे तो QR कोड मांगते हो, ले साहब फोन पे करना है, क्या करना है, फोन पे करना है, आपका QR कोड दे दो। क्या करोगे आप, फोन पे करते हो, है ना। अच्छा ये बताओ मुझे, ये फोन पे होता है क्या है, फोन पे होता है क्या है कि ये फोन पे भाई साहब आप करते हो ऑनलाइन पेमेंट, इतना तो सब जानते हो, अरे तुम लोग कहने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पेमेंट होता है ये, है ना, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, मतलब कि आप QR कोड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, QR कोड से आप
ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, मतलब कि डी में आपको चाहिए 2, डी में आपको चाहिए 2। देखो देखिए, डी में 1 है, काट दो ऑप्शन को, डी में 3 है, काट दो ऑप्शन को, डी में 5 है, काट दो ऑप्शन को, डी में 2 है। आ गया उत्तर आपका, तो आपका उत्तर ये सही हो गया। और को चेक करना चाहो कर लो, ओमार से चेक करो। ओमार अपनी कॉपी में चेक होती है, तो देखो ओमार से वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं किससे होती है? OMR से, मतलब कि बी में 1, बी में 1। आ गया उत्तर। दो जगह से आप क्रॉस चेकिंग करके भी आप अपना उत्तर सही कर रहे हो। चलो जी, इस बड़ी आसानी से आपको और आते हैं नहीं आते हैं कोई मतलब ही नहीं है, अपने को तो एक पकड़ में आ गया, बस आ गया उत्तर। और देखो आगे उत्तर देखते हैं क्वेश्चन कि राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, है ना। राज्यपाल को कुछ शक्तियां मिली हुई होती है, जो राज्यपाल की कुर्सी पे बैठेगा वो अपने आप कुछ पदों का प्रमुख अपने आप ही बन जाएगा। अच्छा, वो पद कौन कौन से हैं ये देख लो कि राजस्थान के समस्त राज्य के साथ निजी विश्वविद्यालयों का। यार राजस्थान, राज्यपाल राजस्थान का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया होता है, वो इतना फालतू होता है क्या कि वो निजी विश्वविद्यालयों के भी पट्टे में टांग अड़ाएगा? नहीं करेगा। तो पहली बात तो अपना ऑप्शन ये गलत हो जाता है। दूसरा देखो कि समस्त राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय, यदि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय में काम करने लग गए, पदेन कुलाधिपति हो गए, तो फिर राष्ट्रपति साहब को भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म लगा देना चाहिए। हाँ, राष्ट्रपति साहब का काम है ना भाई, केंद्रीय विश्वविद्यालय तो राष्ट्रपति महोदय के अंडर में आती है, तो फिर राज्यपाल कैसे कर लेगा? तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। अगला है राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, ये उत्तर आपका सही हो सकता है। एक बार अगला और चेक कर लो, समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ही राजस्थान के भूभाग में कार्यरत, फिर केंद्रीय विश्वविद्यालय आ गया, फिर राष्ट्रपति के कार्य क्षेत्र में घुस गया, तो ये उत्तर ऑप्शन डी भी आपका गलत हो गया। बचा कौन सा? अपना सी। तो इस आधार पर आपका ये सी ऑप्शन भी सही चला जाता है और आप सही ऑप्शन तक, सही क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन सेंस सा क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगर पालिका का अध्यक्ष है ना, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है ना, और इस अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक बैठक का गठन करना है ना, और उसकी गणपूर्ति में मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगी ये चेक करना है। एक देखो, इसमें 2 ऑप्शन तो ये पकड़ो, 1/3 और 1/10, ठीक है, 1/3 और 1/10। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 और 1/10 का मतलब क्या हुआ कि आपके 10 में से 1 आदमी, इसका मतलब है आप खुद जानते हो, जीतने के लिए बहुमत चाहिए, जीतने के लिए बहुमत चाहिए, तो जो जीता हुआ है उसको हटाने के लिए और थोड़ा सा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना। अब आप 1/3 पर जीत सकते हो क्या? 1/10 पर कोई जीत सकता है क्या? नहीं। ये बहुमत कहां से हुआ? ये तो बहुमत बनता ही नहीं है। मतलब कि अब कोई भी आदमी आया, सड़क चाप आदमी आया और आके उस बैठक में, उस बैठक के गठन में आके कहता है, मीटिंग में आके कहता है कि साहब यो जो अध्यक्ष ने वो लखनऊ को शाबा एक बीड़ी मांगियो, बीड़ी तक नहीं दियो, मन हटाओ इन, हटाओ, और हटा देंगे ना यार, इतना आसान थोड़ी है। तो मतलब कि ये 2 ऑप्शन आपके डिलीट कर दो। 2 बचे हैं, 3/4 और 2/3, 3/4 और दूसरा बचा है 2/3। भाई देखो 3/4 तो इतना जोर तो संविधान संशोधन के लिए भी लगाना नहीं पड़ता है, इससे आसान तो संविधान संशोधन होता है, तो इतना भारी रवैया भी नहीं अपना सकते, है ना। तो एक संतुलित कोई कार्यवाही हो सकती है, कोई प्रक्रिया हो सकती है, तो ये हो सकती है। इस आधार पर आप अपना उत्तर ये सही कर सकते हो, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपने इस ऐसे भारी भरकम क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर दिया। ओके जी, और देख लो कुछ क्वेश्चन और। हाँ, एक है लाइफाई।
लाईफाई पता नहीं आपने लाईफाई का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, लेकिन आपने एक नाम सुना है वाईफाई, ये आपने नाम सुना होगा वाईफाई। और एक टेक्नोलॉजी और आ रही है, शायद सुना भी होगा आपने, लाईफाई। एक टेक्नोलॉजी और है लाईफाई। वाईफाई का आप फुल फॉर्म जानते हो, वर्ल्ड फिडिलिटी, और लाइट फिडिलिटी इसका हो जाता है। मतलब कि ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पिछली टेक्नोलॉजी से उन्नति होती है, एडवांस ही होती है। तो अपन ये मान के चलें कि वाईफाई से उन्नत टेक्नोलॉजी है। अब उन्नत है तो सस्ती भी होगी, है ना, फास्ट भी होगी। भाई लाईफाई वाईफाई से, एक तो बात बताऊं आपको, फास्ट होगी, एक तो क्या मान लें भाई, फास्ट होगी। दूसरी बात सस्ती होगी। सस्ती होगी कि नहीं होगी? पहले आपको 3G में 1 GB नेट 98 रुपये में एयरटेल बेचा करती थी। आज जियो वही एयरटेल 500 रुपये में आपको 1 GB नेट देती है 4G में, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें भी आपको सस्ती रेट में दे रही है। तो इसका मतलब है कि लाईफाई भी वाईफाई से सस्ती होगी और फास्ट भी होगी। चलो अब देखो क्वेश्चन को, कि डेटा ट्रांसफर करने के लिए एक सामान्य बल्ब का प्रयोग करता है, पता नहीं यार करता है कि नहीं करता है। आगे चलो, एक तकनीकी प्रकाश के द्रव्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, करती होगी, पता नहीं। अगला देखो, लाईफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होगी। यार बात गलत उतर सकी, कतई नहीं यार, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन्नत तकनीकी है, तो सिंपल सी बात है फास्ट होगी। तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब जो जहां आपको 3 दिखता है उनको डिलीट करो। यहां पे 3 दिख रहा है, डिलीट कर दो। यहां पे 3 दिख रहा है, इसको भी डिलीट कर दो। आपको 2 ऑप्शन डिलीट हो गए, आपके पास में बचे हैं 2 ऑप्शन और। अब देखो, अपने को पहले दूसरे का आपको पता नहीं है, इसका देखो, लाईफाई वाईफाई से सस्ती तकनीकी होगी, या बात तो पचवाड़ी से, मतलब कि ये ऑप्शन आपका सही है। तो आप ऐसा ऑप्शन देखो इन दोनों में से जिसमें 4 हो। इसमें 4 है क्या? नहीं है, डिलीट करो ऑप्शन को। आपके पास में ऑप्शन बचा है ए, जो आपका सही उत्तर है। देखो, एक बूटो दिमाग भी लगा लो ना, बूटो दिमाग भी, तो भी था को उत्तर सही आ जाओ। जुगाड़ तो करना पड़ेगा भाई, है ना, जुगाड़ से ही पूरा इंडिया चलता है। और जुगाड़ एक यार ये वैज्ञानिक तरीका है, जुगाड़ हर कोई नहीं लगा सकता, अपन जैसे बुद्धिमान लोग ही वो लगा सकते हैं। और जुगाड़ लगाने पर आप अपनी नैया पार लगा सकते हो। और देखो जी, 1-2 क्वेश्चन और देख लो। हाँ, ये देखो, राजस्थान के किस भूभाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ये देख लो। आप एक बार बताओ, मक्का का उत्पादन कहां पे होता है? मक्का कहां पे होती है? जहां पे काली मिट्टी होती है। इतना तो आप सब जानते हो, काली मिट्टी, जहां पर काली मिट्टी होती है। एक चीज और बताओ, राजस्थान में काली मिट्टी कहां पे? राजस्थान में काली मिट्टी कहां पे? आप ये राजस्थान का नक्शा देखो कि राजस्थान में काली मिट्टी कहां पर होती है ना। तो ये आपका राजस्थान है। राजस्थान में आप देखोगे कि राजस्थान में काली मिट्टी इस सेक्टर में पाई जाती है, इस हाड़ौती वाले सेक्टर में, जो मालवा के पठार। ऑप्शन अपना दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी। आप देखो, ये कौन सी दिशा है? दक्षिणी दिशा। ये कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा। ठीक है, इन दोनों के बीच में है तो कौन सी दिशा हुई? दक्षिणी पूर्वी दिशा हो गई। तो देखो, ये दक्षिणी पूर्वी दिशा है, तो आप मोटा मोटा उत्तर ये अपना सही हो जाएगा। पूर्वी में इस पार्ट में है नहीं, तो अपना उत्तर ये गलत हो गया। तो दोस्तों, आपको मैंने इतने क्वेश्चन कराए हैं, अब कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं। आप बताना कि सही उत्तर कौन सा है, और आपको ये भी बताना है कि आपने कौन सा कॉमन सेंस लगाया। भाई आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है ना, सीधा हलवाई थोड़ी खाओगे यार थोड़ा बहुत आप भी खुद मेहनत करो, खुद प्रैक्टिस करोगे तभी आपके हैबिट में आएगी। तो देखो आप कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चन है, आप कॉमन सेंस लगाना। एक तो स्क्रीनशॉट ले लो भले इस, एक तो ये इंदिरा गांधी नहर का है, कौन से जिले तक इसकी सप्लाई होती है ना, कौन से जिले में इसकी सप्लाई नहीं होती है, ये चेक करना है। एक है ये परियोजना है, और ये परियोजना किस जिले में नहीं है, ये चेक करना है। एक क्वेश्चन है, ये मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति करना होता है,
उस नियुक्ति करने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। आपको पता ये करना है कि उस समिति में निम्न में से इन 4 ऑप्शन में से कौन नहीं आता है या कौन नहीं होता है। एक है ये जैव विविधता का सही संबंध। इन 4 ऑप्शन में से आपका उत्तर सही कौन सा होगा और आपने किस कॉमन सेंस के आधार पर या किस आधार पर आपने सही उत्तर निकाला ये आपको बताना होगा। एक है ये केसर मिशन, राष्ट्रीय केसर मिशन। ये बहुत सबसे सिंपल जो कॉमन सेंस लगा सकते हैं ना, वही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कोशिश करना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया और एक अंतिम क्वेश्चन है आपका ये जो शुष्क क्षेत्र कृषि से संबंधित है। आप इन चारों क्वेश्चन को करना और बताना हमें भी। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।